सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने सेकंड नंबर के टेस्ट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, जिसको भी जो भी मतलब विजन की टेस्ट सीरीज़ करता हो या फिर जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और इसके अलावा आप जितना भी आपके 50 क्वेश्चन का स्कोर हो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और मैक्सिमम आपके 35 प्लस जो क्वेश्चन है वो ठीक होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप 35 से नीचे आपके क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो फिर मतलब सोचो आप 35 से ऊपर ही आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। जिस टाइप का पेपर आ रहा है उस टाइप में आपकी जो एक्यूरेसी है वो और ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में दे रखी है। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनैगुरेटेड विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहे हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हुआ हमारा कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट का इनैगुरेशन भी तभी हुआ था, तो याद रखना उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट का इनैगुरेशन हुआ था। मतलब 28 जन को हुआ था। कब हुआ था? 28 जन 1950 को हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का इनैगुरेशन हुआ था, याद रखना। तो ये दोनों ही चीज़ें दे रखी, आसपास में हुई थी, लेकिन डेट को ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इनैगुरेशन हुआ था 28 जन 1950 को, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था वो हुआ था 26 जन 1950 को, ठीक है। अब जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। तो आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद पहले क्या चलती थी? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल चलती थी, तो उसको रिप्लेस किसने कर लिया? सुप्रीम कोर्ट ने, एज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। और किस पार्ट में रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम कोर्ट को? पार्ट 5 में रखा गया, ठीक है। आर्टिकल्स कौन कौन से थे? आर्टिकल्स थे 124 से लेके 147 तक, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इंडिया ने अपनाया गया। और जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम लिया गया ये हमने कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। कहाँ से लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना, कहाँ कहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या है, कहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, और कब आया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो करेक्ट तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द रोल प्लेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट देखने हैं। बोल रहे प्रेसिडेंट का रोल पार्लियामेंट में देखना है हमें, ठीक है। सबसे पहले, ही मे नॉमिनेट 2 मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैविंग स्पेशल नॉलेज इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। बोल रहे हैं कि लोकसभा में ये 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है जिनके पास लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस में क्या हो स्पेशल नॉलेज हो जिनके पास, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रखे, ही ले दी रिपोर्ट ऑफ सीएजी बिफोर दी पार्लियामेंट। ये सीएजी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पास रखते हैं। तो आपको एक चीज़ पता होगी क्या, कि स्पेशल नॉलेज वालों को, जो लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस में होते हैं, ऐसे बंदों को जो प्रेसिडेंट है वो कहाँ पे नॉमिनेट करते हैं? वो वहाँ पे कहाँ पे नॉमिनेट करते हैं? वो राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन सब मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, ना कि लोकसभा में। पहली स्टेटमेंट तो ये रॉन्ग होगी। और टोटल 12 मेंबर्स को जो है वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही रॉन्ग हो गई, ठीक है। सेकंड बोल रहे हैं कि ये सीएजी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के आगे रखते हैं। तो ये आप सभी को पता होगा कि बिल्कुल सीएजी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने कौन रखते हैं? हमारे प्रेसिडेंट ही रखते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो हमारी केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट है इसके बारे में, ठीक है। और आपको एक चीज़ और पता होगी कि 2 मेंबर्स को, पहले जो प्रेसिडेंट थे वो 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो होते थे, 2 मेंबर्स कहाँ के, 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। कहाँ पे? लोकसभा में नॉमिनेट करते थे। वो किस कम्युनिटी के होते थे? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, ठीक है। वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, उनको नॉमिनेट करते थे। लेकिन कौन सा अमेंडमेंट हुआ? आप सभी को पता होगा 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कौन सा? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और 2019 में। कब हुआ? कब आया ये?
2019 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसने ये एबोलिश कर दी प्रैक्टिस की कि वो प्रेसिडेंट जो है वो अब दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को वहाँ पे नॉमिनेट नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे नहीं होता है, नॉमिनेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट, ना ही गवर्नर स्टेट में करते हैं और ना ही प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा में करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, 2 मेंबर्स का करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का हमारी पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा सेकंड का आंसर हो जाता है बी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के बारे में, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के बारे में बताना है। सबसे पहले है ये जो फ्रेमवर्क है, इट इज़ अ फ्रेमवर्क टू बिल्ड द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी वर्ल्ड वाइड। बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल हेल्थ इमरजेंसी है उनको डिटेक्ट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए मेनली ये फ्रेमवर्क लाया गया है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये उसी के लिए लाया गया है। ये तो आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है। सेकंड बोल रहे हैं इट इज़ लीगली बाइंडिंग ऑन ऑल WHO मेंबर स्टेट। ये जितने भी WHO मेंबर स्टेट हैं उन सब पे क्या है, लीगली बाइंडिंग है। तो याद रखना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिख रखी है ये सेकंड भी। आपको गलत लग रही होगी लेकिन ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है ये 196 कंट्रीज़ पे बाइंडिंग है, 196 कंट्रीज़ आते हैं इसमें, और जितने भी WHO के मेंबर है 194 वो सारे मेंबर्स भी उसमें आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, सी। अब ये इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 में आए लेकिन ये फोर्स में कब आए, 2007 में। ध्यान रखना, ये फोर्स में कब आए, 2007 में। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुछ चेंजेस किए गए हैं, मतलब इसमें, ताकि कोविड लाइक पेंडेमिक फ्यूचर में ना स्प्रेड कर सके, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं ताकि कोविड लाइक जो पेंडेमिक है वो फ्यूचर में ना फैल सके, ठीक है। और यही मतलब इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस ये डिटरमाइन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर इवेंट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न में आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताना है। स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके बारे में बात करनी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो बताई गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। कितनी होनी चाहिए, 15% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 15% ऑफ जो टोटल स्ट्रेंथ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, उससे ज़्यादा जो है इनकी स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। किसकी नहीं होनी चाहिए, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पेसिफाई कर रखी है, ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं कर रखी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में दे रखा है, आर्टिकल 164 के पार्ट 1 में, ठीक है, आर्टिकल 164 पार्ट 1 और उसका भी सब आर्टिकल ए में, ठीक है। तो ये है हमारा, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये वहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, याद रखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया था। ये 15% वाला जो पार्ट है बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था ये भी चीज़ ध्यान रखना, ये किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। किसमें, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई कर रखे हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, बेशक बाद में ऐड हुई लेकिन अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, तो मेन बात वही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं द एडवाइस टेंडर्ड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। आप सभी को पता है कि कोई भी एडवाइस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को देते हैं तो वो कोर्ट में उसकी इंक्वायरी नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। और इसमें क्या आपको पता है, मिनिमम स्ट्रेंथ के बारे में भी बताया गया कि 12 से कम नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 12 से कम नहीं होनी चाहिए और 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मिनिमम 12 है और मैक्सिमम 15% है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें बोल रहे हैं कि लेक विक्टोरिया को कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर करती हैं। तो आप सभी को पता है, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, UKT, ठीक है, 3 ही कंट्री सराउंड करते हैं, UKT, युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है। ये जो रवांडा है ये उसको बाउंड नहीं करता है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 क्या है, 1, 2 एंड 4 यही कंट्री जो है मेनली लेक विक्टोरिया को सराउंड करती हैं। सबसे बड़ा एरिया सबसे पीछे वाली का 51% एरिया,
ठीक है। केन्या का सबसे कम एरिया ओनली 5% एरिया, युगांडा का सब मतलब बीच का 44% एरिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 44% एरिया हमारा युगांडा का, सबसे ज़्यादा तंजानिया बॉर्डर करता है लेक विक्टोरिया से। ठीक है, और इसको ध्यान रखना, लार्जेस्ट लेक है ये अफ्रीका का, जो है ना लेक विक्टोरिया सबसे लार्जेस्ट लेक है, इसको विक्टोरिया न्यांजा भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? विक्टोरिया न्यांजा अगर आ जाए तो ये भी उसी का नाम है। ठीक है, और डार्विन्स ड्रैकम पौंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर एक आ जाए डार्विन का ड्रैकम पौंड तो ये भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों नामों से भी इसी को जाना जाता है। और अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत सारी अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, इसीलिए आ रहा है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे कि एक तो है मवांजा सिटी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, एक तो है मवांजा सिटी, और 2 रिवर्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं इसमें। ठीक है, एक तो है मिरोंगो रिवर और एक है नया शीशी रिवर, नया शीशी रिवर। ठीक है, ये 2 रिवर्स भी काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं, और एक है मवांजा सिटी जो इसमें पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये पोल्यूशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो इसमें पोल्यूशन का जो मेन सोर्स है ना, ये एक तो 2 रिवर्स हैं और एक ये सिटी है। ठीक है, ध्यान रखना इनको। तो गाइज आपको ये दिख रहा होगा, ये है लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये है हमारा लेक विक्टोरिया जो बीच में आपको दिख रहा है। ठीक है, 3 कंट्री आपको सराउंडेड दिख रही होंगी, ये इधर से इधर तक है केन्या। ठीक है, ये नीचे है तंजानिया पूरा, और ऊपर है उगांडा। ठीक है, ऊपर है युगांडा, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसमें मैंने एक बताई थी मवांजा सिटी, ये किसकी सिटी है, किस कंट्री में है ये सिटी? तंजानिया में। याद रखना, ये मवांजा सिटी कहाँ पे है? तंजानिया में है, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कोज करती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये कुछ चीज़ें मैं जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से और कौन सी रिवर निकलती है? ये देखो, वाइट नाइल निकलती है। ठीक है, याद रखना, वाइट नाइल कहाँ से निकलती है? लेक विक्टोरिया से निकल रही है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें ध्यान रख लेना। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज़ की कैपिटल भी ध्यान रखना, जैसे कि केन्या की कैपिटल है नैरोबी। ठीक है, और युगांडा की है कंपाला। ठीक है, और तंजानिया की है डोडोमा। ठीक है, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखने की हैं, कुछ चीज़ें। ठीक है, और 2 चीज़ें इसमें क्या याद रखने की हैं? ये तो होगी कैपिटल्स हो गई, बता दिया मवांजा सिटी कहाँ पे है। एक सिटी इसकी भी इम्पोर्टेंट है, किनकी? एक तो केन्या की इम्पोर्टेंट सिटी जो लेक विक्टोरिया पे प्रेजेंट है, वो है किसुमू। ठीक है, किसुमू। और एक है युगांडा की सिटी एंटीबे। ठीक है, एंटीबे। तो ध्यान रखना, ये कुछ सिटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनको, याद रखना कि कौन कौन सी सिटी किससे बाउंड है, क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाता है कंप्लीट। आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से के रिलेटेड प्रोविजंस कौन सा इंक्लूड करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा पार्ट 9 आप सभी को पता है पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, बाद में ऐड हुआ था 1992 में। ठीक है, पार्ट इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 243 से 243O आर्टिकल आते हैं, आप सभी को पता है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, पार्ट 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। 324 में क्या है? 324 में आप सभी को पता है क्या है? इसमें इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन है। और फिर है हमारा पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है? आप सभी को पता है DPSPs हैं। ठीक है, DPSPs है। क्या DPSPs में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बात कर रखी है? बिल्कुल, आर्टिकल 40 में, आप सभी को पता होगा आर्टिकल 40 में उसमें बात कर रखी है, विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करना है। आर्टिकल 280 आप सभी को पता है फाइनेंस कमीशन के बारे में है। किसके बारे में? फाइनेंस कमीशन के बारे में है। तो आपको बताना है कि पंचायत के बारे में कहाँ देखो, फाइनेंस कमीशन हमें स्टेट फाइनेंस कमीशन एस्टेब्लिश करना है, ताकि पंचायत में कितना पैसा जाएगा ये वो सारी चीज़ें। ठीक है, वही डिसाइड करते हैं। तो आप एक बात बताओ, पार्ट 3 में तो कहीं है, पार्ट 3 में तो है नहीं कहीं पे, तो सेकंड वाला तो वैसे ही कट हो गया। ठीक है, सेकंड वाला तो वैसे ही कट हो गया। अब पार्ट 1 में तो है ही कि पंचायत के बारे में बोल रखा है, तो देखो आ गया ना सीधा आंसर हमारा। तो 1, 4 एंड 5 इनमें है कि जिसमें हमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कुछ ना कुछ बता रखा है। ठीक है, तो 1, 4 एंड 5 में बता रखा है, सेकंड और थर्ड में ये ऐसी चीज़ें नहीं बता रखी हैं। ठीक है,
और जो भी मतलब आर्टिकल 324 में क्या बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसके इलेक्शन करवाएंगे, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, एमपीज हो गए, एमएलएज हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, उनके इलेक्शन में लिए जो करवाएंगे वो आर्टिकल 324 में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आंसर हो गया ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोटा के बारे में 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ठीक है, नोटा के बारे में दो स्टेटमेंट दे रखी हैं। सबसे पहले है दी वोट्स पोल्ड अगेंस्ट दी नोटा ऑप्शंस आर काउंटेड इन टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड बाय दी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट टू दी कैंडिडेट्स। तो ध्यान रखना, ये बोल रहे हैं कि जो भी वोट्स पोल होती हैं नोटा में, जितने भी वोट आप नोटा में डलती हैं, बोल रहे हैं वो टोटल वैलिड वोट्स में काउंट होते हैं जब भी उनकी कैंडिडेट्स की सिक्योरिटी देनी होती है। ध्यान रखना, जो भी नोटा की वोट्स हैं वो बिल्कुल भी वैलिड वोट्स में काउंट नहीं होती हैं, ठीक है, वो वैलिड वोट्स में काउंट नहीं होती, वो दी या दी बराबर ही हैं, ठीक है, तो वो वैलिड वोट्स में काउंट नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं कि इवन इफ द नोटा वोट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड बाय एनी ऑफ द कैंडिडेट, बोल रहे हैं कि अगर मान लो कि टोटल 10 वोट्स पड़ी हैं, ठीक है, टोटल 10 वोट्स पड़ी हैं, अगर उसमें से 6 नोटा की वोट्स हैं और 4 हमारी नॉर्मल वोट पड़ी हैं, ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर even if nota votes are more than the number of votes polled by any of the candidates, the candidate who secure the largest number of vote has to be declared elected। बिल्कुल, तो मान लो कि टोटल 10 वोट्स पड़ी हैं, उसमें से 6 नोटा में पड़ी हैं और 4 में से 3 एक कैंडिडेट को पड़ गई, एक कैंडिडेट को पड़ गई, तो जीतेगा कौन? जो 3 नंबर वाला वो जीतेगा। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा वोट जो है नोटा में पड़ी हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वोट्स काउंट ही नहीं होती हैं, समझ गए? तो ज़्यादा वोट जिसकी होंगी वही कैंडिडेट जीत जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which of the following have been explicitly mentioned in the constitution as ground for disqualification for being elected as MP? बोल रहे हैं कि कौन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भाई अगर ये चीज़ आप करोगे, एमपी में अगर कोई एमपी ये चीज़ करता है, इलेक्टेड एमपी अगर ये चीज़ करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्या चीज़ ऐसे लिख रखी है? तो सबसे पहले है कि होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर यूनियन और स्टेट। बिल्कुल, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड करता है तो वो तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि भाई डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेकंड बोल रहे हैं अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट के बारे में भी लिख रखा है भी, वो भी नहीं होना चाहिए। थर्ड बोल रहे हैं पनिश्ड फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम्स सच एज अनटचेबिलिटी, डॉवरी, सती। बोल रहे हैं कि अनटचेबिलिटी, सती वगैरह की चीज़ें, ये चीज़ लिख रखी है, तो याद रखना ये चीज़ नहीं लिख रखी है, ठीक है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ अलग है, तो ये चीज़ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पहली जो 2 चीज़ें हैं ये एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर वो अनसाउंड माइंड का है, अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दे, अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या फ्रॉड से उसने सिटीजनशिप ली है, ठीक है, या फिर कोई पार्लियामेंट उसको किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई कर दे, ठीक है, वो चीज़ है इसमें। लेकिन ये किस में है? ये सती वगैरह अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जरूर है, ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता है फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में? स्पीकर के बारे में। किसकी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के बारे में बताना है। बोल रहे हैं कि स्पीकर वंस इलेक्टेड रिजाइंस फ्रॉम हिज पार्टी मेंबरशिप। बोल रहे हैं जैसे स्पीकर अपॉइंट होता है तो वो अपनी जो मेंबरशिप है उससे रिज़ाइन कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सेकेंड है ही कैन बी रिमूव्ड बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ सेनेट। बोल रहे हैं कि उनको रिमूव कर सकते हैं एक रिजोल्यूशन पास करके, मेजोरिटी जितने भी असेंबली के मेंबर्स हैं उनको मेजोरिटी में लाके उनको क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, क्या कर रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, भी स्पीकर को रिमूव कर सकते हैं। 14 डे का एडवांस नोटिस आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। थर्ड है ही रिजाइंस बाय राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर। बोल रहे हैं ये डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन करते हैं। क्या करते हैं? ये डिप्टी स्पीकर को रिज़ाइन करते हैं। आप सभी को पता है बिल्कुल भाई, ये डिप्टी स्पीकर को क्या करते हैं? रिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर इसका क्या आ जाता है? बी,
ठीक है, हमारा आंसर इसका क्या आ जाता है, बी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और स्पीकर की आप सभी को पता है क्या है भाई, मनी बिल है कि नहीं है, वही डिसाइड करते हैं मनी बिल है कि नहीं है। ठीक है, 10th शेड्यूल के अंडर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो भी यही डिसाइड करते हैं, फाइनल डिसीजन इन्हीं का होता है। 3 कमेटीज़ के चेयरमैन भी होते हैं, आप सभी को पता है, एक तो जर्नल पर्पस कमेटी, ठीक है, एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और एक होती है रूल्स कमेटी। इन 3 के ये चेयरपर्सन भी होते हैं, आप सभी को पता होगा 3 कमेटीज़ के चेयरपर्सन भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग दी फॉलोइंग कैन एंजॉय द प्रिविलेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, बोल रहे हैं कि कौन जो है वो प्रिविलेजेस को एंजॉय करेगा स्टेट लेजिस्लेचर के, कौन कौन एंजॉय कर सकता है प्रिविलेजेस को। ठीक है, सबसे पहले है गवर्नर, सेकंड है एडवोकेट जनरल और तीसरे हैं स्टेट मिनिस्टर्स। तीसरे कौन है, स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, ध्यान रखना इसको, तीसरे क्या स्टेट। तो ध्यान रखना जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं ना, याद रखना वो प्रिविलेजेस गवर्नर के लिए नहीं होती। ठीक है, वो प्रिविलेजेस गवर्नर उनको एंजॉय नहीं कर सकते। 2 टाइप की प्रिविलेजेस होती हैं, हम सभी को पता है, कुछ कलेक्टिव प्रिविलेज होती हैं और कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेज होती हैं। तो प्रिविलेजेस को कौन एंजॉय नहीं करते, गवर्नर या प्रेसिडेंट। अगर हम अपर पार्लियामेंट में बात करें तो प्रेसिडेंट भी एंजॉय नहीं करते प्रिविलेजेस को, और इधर अगर स्टेट लेजिस्लेचर में बात करें तो गवर्नर भी एंजॉय नहीं करते हैं। एडवोकेट जनरल करते हैं भाई एंजॉय, और स्टेट मिनिस्टर्स भी करते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं, गवर्नर नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और किस आर्टिकल में दिया गया है ये, इसके बारे में 194 में। किस में, स्टेट के बारे में कहाँ दिया गया है, 194 में, आर्टिकल 194 में इनके बारे में दिया गया है। ठीक है, इंडिविजुअल प्रिविलेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंडिविजुअल प्रिविलेज में देखो 2 टाइप की प्रिविलेज अभी मैंने बताई, कुछ होती है इंडिविजुअल प्रिविलेज और कुछ होती है कलेक्टिव प्रिविलेज। इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या होती हैं, जैसे कि सिविलियन केसेस में अगर कोई सिविलियन का केस है, ठीक है, सिविलियन का अगर कोई केसेस है, सिविलियन केसेस में आपको जब भी सेशन चल रहा है तो 40 डेज से पहले और बाद में जो है आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मान लो कि सेशन चल रहा है अभी, तो इसके 40 दिन के पहले और 40 दिन बाद आपको के इतने इंटरवल में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन ये चीज़ केवल सिविलियन केसेस में है, ये प्रिवेंशन, ये क्रिमिनल केसेस में नहीं है, और किस में नहीं है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में भी ये प्रिविलेज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ये केवल सिविलियन केसेस में है। दूसरी चीज़, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोल सकते हैं उस कोर्ट में, उन पे कोई चीज़ वो नहीं होएगी। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, स्पीच का इनके पास प्रिविलेज है, ये इंडिविजुअल प्रिविलेज है। इसके अलावा और क्या है, जूरी से एग्जाम्प्टेड है ये, मतलब मान लो कि कोई मतलब कैन रिफ्यूज़ टू गिव एविडेंस और अपीयर एज विटनेस इन कोर्ट। मेन चीज़ ये है, जब भी सेशन चल रहा हो, स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन में हो, तो ये मना कर सकते हैं कि भाई हम जुडिशरी के सामने नहीं जाएंगे, हम अपना एविडेंस प्रस्तुत नहीं करेंगे। ये है मेनली इंडिविजुअल प्रिविलेज में आते हैं। कलेक्टिव प्रिविलेज में क्या क्या आता है, कलेक्टिव प्रिविलेज में बहुत सारी चीज़, जैसे कि रिपोर्ट्स को, ये रिपोर्ट्स वगैरह को, डिबेट्स को, प्रोसीडिंग्स को, या फिर मतलब पब्लिश कर सकते हैं और किसी दूसरे को प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिश कर सकते हैं और दूसरे को प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही है तो उसमें फॉरेनर्स ना हो, ये डिसाइड करते हैं, ये सारे मिलके डिसाइड करते हैं। ठीक है, और खुद को रेगुलेट करने के लिए अपना प्रोसीजर बना सकते हैं। ठीक है, खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, ये खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, अपना प्रोसीजर खुद बनाएंगे। ठीक है, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के लिए पनिश भी कर सकते हैं, मेंबर्स को भी पनिश कर सकते हैं और आउटसाइडर्स को भी वो कर सकते हैं अगर कोई प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो। ठीक है, इसके अलावा इनको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, किसी भी मेंबर का अगर अरेस्ट हुआ है, डिटेंशन हुआ है, कन्विक्शन हुआ है, इम्प्रिजनमेंट हुआ है या रिलीज़ हुआ है, तो इनके पास राइट है रिसीव करने का इमीडिएट इन्फॉर्मेशन। इनके पास इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये फ़ोन करके पूछ सकते हैं भाई इनका क्या चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी कोर्ट जो है कुछ भी बोले, ये तो सभी को पता है कि कोर्ट जो है इंक्वायर नहीं कर सकता प्रेसिडिंग ऑफ द हाउस में। ठीक है, और बिना प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के कोई भी हाउस के अंदर, चाहे सिविलियन केस हो चाहे क्रिमिनल केस हो, कोई भी पर्सन अरेस्ट नहीं हो सकता या फिर कोई भी लीगल प्रोसेस उस पर नहीं चल सकती। ध्यान रखना, जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की वहाँ पे परमिशन नहीं होगी तब तक वहाँ पे कोई भी पर्सन को ना अरेस्ट किया जा सकता है, ना उस पर कोई लीगल प्रोसेस स्टार्ट की जा सकती है। ये सारे आते हैं हमारे कलेक्टिव प्रिविलेज में। ठीक है, तो ये कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, यही मेनली लोग ऊपर वाले पार्लियामेंट में भी जो होते हैं ना, उनमें भी सेम होती हैं प्रिविलेज, इंडिविजुअल प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज। ठीक है,
तो यही सारी सेम सारी होती हैं उनमें भी, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो गया हमारा सी, ठीक है। प्रिविलेजेस के बारे में हो जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के बारे में, देख लेते हैं भाई। बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ द डिस्क्रिशन टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम जजमेंट्स और ऑर्डर्स ऑफ एनी नॉन मिलिट्री इंडियन कोर्ट और ट्रिब्यूनल। बोल रहे हैं कि कोई भी नॉन मिलिट्री अगर इंडियन कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, उससे स्पेशल लीव ग्रांट करने का डिस्क्रिशन जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। वो हमारे किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अगर कोई नॉन मिलिट्री इंडियन कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, तो स्पेशल लीव का जो अपील है उसका डिस्क्रिशन सुप्रीम कोर्ट के पास है। सेकंड बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रिफ्यूज टू टेंडर इट्स एडवाइस ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एज रेफर्ड बाय प्रेसिडेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर कोई क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के पास आता है और वो लॉ का क्वेश्चन है तो वो एडवाइस देने से मना भी कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स प्रीवियस डिसीजन एंड कैन डिपार्ट फ्रॉम इट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और कम्युनिटी। बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू इसलिए तो ला गया जुडिशियल रिव्यू, ताकि अपने ही डिसीजन को दोबारा से रिव्यू किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है अपने प्रीवियस डिसीजन को मानने से, और वो अपने प्रीवियस डिसीजन से डिपार्ट भी हो सकता है जस्टिस और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सुप्रीम कोर्ट के बारे में सही हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है इसके बारे में? डी, क्योंकि हमसे क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो डी आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन के बारे में बात करने, किसके बारे में? फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन। सबसे पहले है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज करने का। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने के लिए मेनली ये ग्लोबल इनिशिएटिव चला गया है। वो 7 सेक्टर कौन से हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिपिंग, स्टील, ठीक है, ट्रक्स, एविएशन, केमिकल, कंक्रीट, ये सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है। इंडिया रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट मूवर्स कोलिशन लीडरशिप मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इंडिया ने अभी रिसेंटली इसमें पार्टिसिपेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। ये देखो भाई, ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था फर्स्ट मूवर कोएलिशन को, कार्बन हैवी जो सेक्टर्स हैं उनको डीकार्बोनाइज करने के लिए। फर्स्ट मूवर कोएलिशन क्या है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लेड इनिशिएटिव है और यूएस गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव है। कौन लेड कर रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएस गवर्नमेंट इसको लेड कर रहे हैं। कब लॉन्च किया गया था? COP26 में। COP26 में इसको लॉन्च किया गया था एज फ्लैगशिप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि हम जो मोस्ट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनको क्या कर सके? क्लीन अप कर सकें, ठीक है। ये मेन इसका टारगेट था। तो ये क्या है? ग्लोबल इनिशिएटिव है। हैवी इंडस्ट्री या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर्स हैं उनको डीकार्बोनाइज करने का जो क्या करते हैं? ये 7 सेक्टर्स अप्रोक्स 30% ऑफ ग्लोबल एमिशंस को निकालते हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्टर्स हैं? जैसे कि एल्यूमिनियम, एविएशन, केमिकल्स, कंक्रीट, शिपिंग, स्टील। देखो मैं AI बोल रही थी, वो एल्यूमिनियम है, ठीक है, ध्यान रखना। कुछ भी बोलती हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देख ली थी। पार्टिसिपेशन किस किस का है? इंडिया के अलावा डेनमार्क, इटली, जापान, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन और यूके ने भी ज्वाइन किया है, ठीक है। है ऑल्सो ज्वाइन द US गवर्नमेंट एज पार्टनर्स टू क्रिएट अर्ली मार्केट फॉर क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन सब ने भी इसको ज्वाइन किया और इंडिया के साथ जापान और स्वीडन मिलकर, इंडिया, जापान और स्वीडन ये तीनों कंट्री मिलकर क्या है? स्टीयरिंग बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। इस कोएलिशन के स्टीयरिंग बोर्ड में कौन कौन है? इंडिया, जापान और स्वीडन है। क्या इंडिया भी कोई इनिशिएटिव चला रहा है? बिल्कुल इंडिया भी इनिशिएटिव चला रहा है। आप सभी को बताओ, लाइफ इनिशिएटिव, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया का इनिशिएटिव है। इसके चक्कर में, क्लाइमेट चेंज के चक्कर में, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड है। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा इनिशिएटिव। तो ये सारे इनिशिएटिव हमारे भी हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये होगा, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी है वो स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसका नॉमेनक्लेचर और जुडिक्शन थ्रू आउट द इंडिया। बोल रहे हैं कि उसका बिल्कुल स्ट्रिक्टली सेम ही है। याद रखना, स्टेट वाइज डिफरेंट हो जाता है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो और मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है सबऑर्डिनेट जुडिशरी का। सेकंड बोल रहे हैं जुरिडिक्शन ऑफ मुंसिफ कोर्ट आर डिटरमाइंड बाय हाई कोर्ट। बोल रहे हैं कि मुंसिफ कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसको कौन डिटरमाइन करता है? हाई कोर्ट डिटरमाइन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मुंसिफ कोर्ट को कौन डिटरमाइन करते हैं? हाई कोर्ट डिटरमाइन करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब आप एक चीज़ देखो,
आप सभी को पता है सबसे ऊपर होते हैं हाई कोर्ट, सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होते हैं हाई कोर्ट, उसके नीचे कौन से कोर्ट आते हैं आप सभी को पता है, उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर जिसको बोलते हैं सेशंस कोर्ट। ठीक है, सभी को पता है। अब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये भी दो टाइप के होते हैं, मतलब एक होती है सिविलियन साइड और एक होती है हमारी जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो वाली साइड। अब जो क्रिमिनल वाली साइड होती है उसमें नीचे मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे और भी दो कोर्ट होते हैं। एक होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। क्या होते हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है क्रिमिनल कोर्ट में नीचे की साइड। ठीक है, मतलब इनकी साइड। और उसके नीचे कौन से कोर्ट होते हैं? जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, उसके नीचे होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट लगभग 3 साल तक की सज़ा दे सकते हैं और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है ये 7 ईयर्स तक की सज़ा दे सकते हैं। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट है, ये कितने तक की दे सकते हैं? ये कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं। ध्यान रखना। सिविलियन साइड में कौन से वो होते हैं, याद रखना, ये यहाँ पे होते हैं सब ऑर्डिनेट जो कोर्ट जज, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जज। ठीक है, याद रखना, सब ऑर्डिनेट कोर्ट जज ये होते हैं, इनके पास अनलिमिटेड पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होती है। ठीक है, इसके नीचे कौन से कोर्ट होते हैं? इसके नीचे होते हैं मुंसिफ कोर्ट। इनके नीचे कौन से होते हैं? मुंसिफ कोर्ट होते हैं जिनकी लिमिटेड जुरिडिक्शन होती है और स्मॉल पेक्यूनरी स्टेटस होता है इनका। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ऐसे होते हैं कोर्ट्स। सबसे ऊपर होते हैं हाई कोर्ट, फिर होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट, उसके नीचे होते हैं सिविलियन साइड में होते हैं सबऑर्डिनेट जो कोर्ट के वो होते हैं, उसके नीचे होते हैं मुंसिफ कोर्ट। ठीक है, क्रिमिनल साइड में कौन होता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, और यहाँ होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें किसके बारे में बताना है? पीसा एक्ट के बारे में बताना है। पीसा एक्ट के बारे में बताना है कि कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो पीसा एक्ट के अंडर कवर हैं। ठीक है, ये बताना है क्वेश्चन कि कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं वो पीसा एक्ट के अंडर जो है वो हमारी कवर हैं। आप सभी को पता होगा कि भाई सबसे पहले ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमारा पार्ट 9 बनाया गया था। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, सभी को पता ही चीज़। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें हमारे पंचायती राज पार्ट 9 में ऐड किए गए थे। ठीक है, ये चीज़ हुई थी। लेकिन ये जो एक्ट था ये 5th शेड्यूल एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं था। 5th शेड्यूल एरियाज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए 5th शेड्यूल एरियाज़ में पंचायती राज को एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट ने पीसा एक्ट को पास किया। कब? 1996 में। कब पास किया? 1996 में इसको पास किया। और सो प्रेजेंटली 10 स्टेट्स हैं जो 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं। कितनी? 10 स्टेट्स हैं जो 5th शेड्यूल के अंडर आते हैं। वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो उसके अंडर आते हैं? आंध्रा, ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं, आंध्रा, महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी, राजस्थान, हिमाचल, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है, तेलंगाना, उड़ीसा, और इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेट्स में बोल रही थी ना, कौन सा रह गया? आंध्रा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया क्या? उड़ीसा भी हो गया है, झारखंड। ठीक है, ये स्टेट्स हैं जिसमें 5th शेड्यूल मतलब अप्लाई होता है। ठीक है, 5th शेड्यूल इन स्टेट्स में अप्लाई होता है। तो पीसा एक्ट किस में डिक्लेयर हुआ होगा? इन्हीं स्टेट्स में तो डिक्लेयर हुआ होगा लगभग। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेट्स में डिक्लेयर हुआ है? आंध्रा में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, और कहाँ पे हुआ है? एमपी में हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्रा, एमपी, इनमें पीसा एक्ट जो है वो एक्सटेंड हुआ है। ये स्टेट्स कवर है। तो 1 2 एंड 3 ये स्टेट्स कवर हैं। इसमें आपने तमिलनाडु और कर्नाटका को तो नहीं देखा होगा, तो तमिलनाडु और कर्नाटका नहीं है, तो यहाँ पे 5th शेड्यूल एक्सटेंड नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि भाई ये स्टेट्स इसके अंडर आते ही नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, अब जो 5th शेड्यूल एरियाज़ हैं वहाँ पे कौन डिक्लेयर कर सकता है? 5th शेड्यूल को डिक्लेरेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट एम्पावर है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट एम्पावर है। बाई 5th शेड्यूल में कुछ भी चीज़ होती है प्रेसिडेंट एम्पावर, प्रेसिडेंट वहाँ पे कुछ कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे क्या बनती है? याद रखना, वहाँ पे एक बनती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। आपने नाम भी सुना होगा, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। शेड्यूल एरिया या ट्राइब के वेलफेयर के लिए मेनली ये बनती हैं। ठीक है, ये उनके वेलफेयर के लिए बनती हैं। और इसमें से ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिल बनती है, ये मैंने बता दिया। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 20 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 20 मेंबर्स होते हैं। और उन 20 मेंबर्स में जो 3/4 मेंबर होते हैं उनको कौन मतलब
3/4 मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एसटीज होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो ये होगा ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। और यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा कौन नहीं अप्लाई होगा वो कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है। कहाँ पे, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर की पावर भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक और चीज़, मेन चीज़ की प्रेसिडेंट को भी ये है, 5th शेड्यूल में ये दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट है ना उसके पास पावर है कि वो अपॉइंट कर सकते हैं एक कमीशन भी अपॉइंट कर सकते हैं, ताकि वो शेड्यूल एरियाज़ या जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है स्टेट्स में, उसको देखने के लिए वो किसी कमीशन को भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्या कोई ऐसे कमीशन अपॉइंट किए हैं प्रेसिडेंट ने? बिल्कुल किए हैं भाई। एक तो UN देभार कमीशन था, आपने सुना होगा UN देभार कमीशन, ठीक है। एक था हमारा DS भूरिया कमीशन। कौन सा था? एक था DS भूरिया कमीशन, आपने सुना होगा, इसने रिपोर्ट दी थी 2002 में बैठा था और 2004 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। देभार कमीशन 1960 में बैठा था। तो ये 2 कमीशन जो थे ये याद रखना, ये किसके लिए बैठे थे? ये इन्हीं के लिए बैठे थे, SC ST के वो उसके लिए बैठे थे कि भाई इनका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना इसके बारे में। तो हमारा ये क्वेश्चन कवर हो गया है कि भाई पीसा एक्ट किन किन स्टेट्स में एक्सटेंड होता है, तो ये हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा आंसर हो गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हमें बताना है कि क्या बताना है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बोल रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट किन को अपॉइंट करते हैं, बोल रहे हैं किन को अपॉइंट करते हैं। बोल रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर को, बिल्कुल भाई उनकी रिकमेंडेशन पे करते हैं। सेकंड है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल उनको भी अपॉइंट करते हैं। सेकंड है अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। तो आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल जो है वो PM की एडवाइस लेते हैं, बस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको, केवल PM की एडवाइस लेते हैं। और सॉलिसिटर जनरल जो है उनको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, ये तो चलो प्रेसिडेंट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर से पूछ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मान सकते हैं, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट आपने सुनी होगी, वो मेनली अपॉइंट करती है। तो इनको प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, ठीक है, इनको प्रेसिडेंट नहीं करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा रॉन्ग, थर्ड होगी रॉन्ग और फर्स्ट एंड सेकंड हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है A, ठीक है। ये समझ में आ गया कैसे हुआ आपका। तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर हो गया A। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये जो मैं बता रही थी ना सबऑर्डिनेट जुडिशरी वाला, मैं इसमें कुछ और चीज़ें बतानी चाहती हूँ कि भाई सबऑर्डिनेट जुडिशरी मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल है, 124 से 147 तक आर्टिकल है हमारे सुप्रीम कोर्ट के। वैसे ही हमारे सबऑर्डिनेट जो जुडिशरी उसके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं, 233 से लेकर 237 तक हैं। कहाँ पे? 233 से लेकर 237 तक है और ये किस में आता है? पार्ट 6 में आता है। किस में आता है? पार्ट 6 में आता है, ठीक है। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट जज है, अभी मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, हाई कोर्ट के नीचे होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट, उसमें क्या लगते होंगे? डिस्ट्रिक्ट जज लगते होंगे। तो उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन स्टेट्स में कौन करता है? उनकी जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं गवर्नर किससे पूछ के? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, ठीक है। कौन करते हैं? गवर्नर हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेके उनकी सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं, उनके अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन जो भी होते हैं स्टेट में, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है भाई? डिस्ट्रिक्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन है सबसे पहले आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस में नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ आप 7 साल तक एडवोकेसी करे हुए होने चाहिए। और तीसरी चीज़ क्या है? आप जो है हाई कोर्ट आपको रिकमेंड करे, ठीक है, हाई कोर्ट आपको रिकमेंड करे, शुड बी रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारी क्वालिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट जज की। अदर जजेस क्या है? अदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अदर जजेस की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर ही करते हैं। लेकिन किस से पूछते हैं? हाई कोर्ट से तो पूछते हैं, साथ में किससे पूछते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। किससे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, जब अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो कौन पूछा जाता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी पूछा जाता है, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल कौन करते हैं? हाई कोर्ट। अभी मैंने बताया था सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कौन होते हैं? हाई कोर्ट उनको मतलब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये मैं कुछ और चीज़ें बताना चाहती थी, इसके बारे में ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में? लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आप सभी को पता है, कोई लीडर ऑफ अपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। बोल रहे हैं कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी हैव नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द सीट्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है कि भाई
लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी जिसकी 1/10 से कम सीट ना हो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। थर्ड बोल रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू सैलरी अलाउंसेज एंड अदर फैसिलिटी इक्विवेलेंट टू कैबिनेट मिनिस्टर, बिल्कुल इनकी सैलरी और सारी चीज़ें कैबिनेट मिनिस्टर के इक्वल होती हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इनको देखो, ये लीडर ऑफ अपोजिशन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन भी कब मिली है, 1977 में मिली है, ठीक है। पहले तो स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन नहीं थी, वो भी 1977 में मिली है, ठीक है। ऑफिशियल लीडर ऑफ अपोजिशन कब अपॉइंट हुआ था, पहली बार 1969 में अपॉइंट हुआ था, ठीक है। यूएसए में इसी को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी लीडर भी बोलते हैं, ठीक है। यूएसए में इसी को माइनॉरिटी लीडर भी बोलते हैं, और ब्रिटेन में जो अपोजिशन में जो हर चीज़ बनाई जाती है उसको बोलते हैं शेडो कैबिनेट या अल्टरनेट कैबिनेट, ठीक है। यूके में क्या बोली जाती है, शेडो कैबिनेट या फिर अल्टरनेट कैबिनेट बोली जाती है, और यूएसए में इसी को माइनॉरिटी लीडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आंसर हो जाता है क्या, ए। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। सीनियर एडवोकेट्स के बारे में बताना है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स के बारे में बताना है, देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है कि दीज आर द एडवोकेट्स हु आर डिजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और बाय हाई कोर्ट। तो आप सभी को पता है बिल्कुल, ये यही होते हैं, ठीक है, यही होते हैं। तो 3 टाइप के आपको पता है एडवोकेट होते हैं, एक तो सीनियर एडवोकेट, ठीक है, यही जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जिनको डेजिग्नेट कर देते हैं वो, ठीक है। एक होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, और एक होते हैं हमारे अदर एडवोकेट्स, ठीक है। ये 3 टाइप के एडवोकेट्स होते हैं। सेकंड है दे कैन नॉट अपीयर इन सुप्रीम कोर्ट विदाउट एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। बोल रहे हैं कि ये जो सीनियर एडवोकेट है ना, ये एडवोकेट सीनियर एडवोकेट जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, ठीक है, बिल्कुल सही है। और थर्ड है ओनली सीनियर एडवोकेट्स आर इंटाइटल्ड टू फाइल एनी मैटर और डॉक्यूमेंट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखना कि ये चीज़ ध्यान रखना, क्या ध्यान रखनी है कि जो फाइल कर सकते हैं ना किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट में, वो हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, ओनली एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वही फाइल कर सकते हैं किसी भी मैटर या डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या जाता है, ए, ठीक है। मैंने आपको बताया 3 टाइप के एडवोकेट होते हैं, तो एक होते हैं सीनियर एडवोकेट, एक होते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, एक होते हैं अदर एडवोकेट्स। जो सीनियर एडवोकेट होते हैं, आप सभी को पता है किसी को भी सीनियर एडवोकेट मतलब डेजिग्नेट किया जा सकता है जिसके पास भी कोई स्पेशलाइज नॉलेज हो, ठीक है। बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के ये अपीयर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में, या फिर बिना जूनियर के अगर अदर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना बिना एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के नहीं जा सकते, अदर कोर्ट में जाना तो बिना जूनियर के नहीं जा सकते, जैसे कि अदर कोर्ट है ट्रिब्यूनल में जाना है, ठीक है, ये तो होगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर किसी अदर कोर्ट में जाना है या फिर किसी ट्रिब्यूनल में जाना है तो किसी जूनियर एडवोकेट के बिना ये नहीं जा सकते, ठीक है, किसी जूनियर के बिना नहीं जा सकते, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये सीनियर एडवोकेट के बारे में। फिर आ जाती है हमारी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही हैं जो फाइल कर सकते हैं मैटर को सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अदर एडवोकेट्स क्या होते हैं, अदर एडवोकेट्स वो एडवोकेट्स होते हैं जो स्टेट बार काउंसिल के रोल में आते हैं, जिनका नाम स्टेट बार काउंसिल के रोल में आता है, जिनके नेम्स जो एंटर होते हैं वो किसी भी स्टेट बार काउंसिल के रोल में, जिनको एडवोकेट्स एक्ट 1968 के एडवोकेट्स एक्ट कब आया था, 1961 में, ठीक है, कब आया था, 1961 में एडवोकेट एक्ट आया था, उसके अंदर स्टेट बार काउंसिल, ठीक है, जो मतलब स्टेट बार काउंसिल जो मेंटेन की जाती है एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा, उसमें जिनके नाम आते हैं वो होते हैं अदर एडवोकेट्स, ठीक है। ये अपीयर कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं किसी भी मैटर को ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में किसी भी अपनी पार्टी के लिए अपीयर भी हो सकते हैं, आर्ग्यू भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी डॉक्यूमेंट वगैरह को फाइल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, ये किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि फाइल तो केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन आंसर ए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, 18 पे।
हमें बताना है राज्यसभा के कंपोजिशन के बारे में। ठीक है भाई, देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है राज्यसभा में। जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो आप सभी को पता है जो राज्यसभा में सीट्स का जो चीज़ है वो दी गई है पॉपुलेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे दी गई है? पॉपुलेशन के बेसिस पे दी गई है, ना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। जैसे कि अगर बात करो यूपी में 31 राज्यसभा की सीट हैं और त्रिपुरा के लिए केवल 1 सीट है, तो ये क्या है? मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पे है, ना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सेकंड है, फोर्थ शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है सीट्स के एलोकेशन राज्यसभा में कैसे होना चाहिए। तो आप सभी को पता है TEARS, आप सभी को पता है ये जो फोर्थ शेड्यूल है ये किसके बारे में है? राज्यसभा के एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में ही है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है और हमें बतानी है नॉट करेक्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट ही बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है कहाँ पे है? USA में है। USA के अपर हाउस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सारी स्टेट्स की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें कुछ और देखना है आपको। देखो तीन जगह से, एक तो स्टेट से रिप्रेजेंटेशन आपको पता चल गया कि स्टेट्स में जो है जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे राज्यसभा में। ठीक है, ये आपको पता चलेगा। यूटी में क्या होता है? यूटी में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। केवल तीन ही यूटीज़ के जो मेंबर है वो राज्यसभा में रिप्रेजेंटेड है। कौन कौन सी? एक तो दिल्ली होगी, एक पौंडीचेरी होगी, एक जम्मू एंड कश्मीर होगी। ठीक है, और यूटीज़ के इतने ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टेट यूटी का रिप्रेजेंटेशन। उसके अलावा क्या होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं इसमें, जिनके पास स्पेशलाइज्ड कुछ नॉलेज होते हैं। 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है राज्यसभा की? 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो फिक्स कर रखी है। लेकिन अभी कितने मेंबर हैं? 245। ठीक है, जिसमें से 229 स्टेट्स रिप्रेजेंट करती हैं, 4 जो हैं वो यूटीज़ रिप्रेजेंट करती हैं और जो 12 हैं वो क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये इनकी होगी टोटल स्ट्रेंथ के बारे में यही पूछा था। कंपोजिशन हमने बता दिया कैसे कैसे होता है, स्टेट यूटीज़ वगैरह कैसे कैसे रिप्रेजेंटेड होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं 19 में। हमें बताना है कौन पार्टिसिपेट कर सकता है स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अगर मेंबर का इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? बोल रहे हैं कि म्यूनसिपैलिटीज़ के जो मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं। तो भाई आप सभी को पता है भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। सेकंड बोल रहे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं 3 ईयर के स्टैंडिंग एंड रिसाइडिंग विद इन स्टेट वे भी कर सकते हैं। टीचर्स जो 3 ईयर स्टेट में हैं, सेकेंडरी स्कूल के नीचे लेवल के नहीं होने चाहिए, वे भी कर सकते हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी कर सकते हैं। यस भाई, सारे ही कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी। ठीक है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में आप सभी को पता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। आप सभी को पता है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की? 1/3। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ होती है उसकी 1/3 होनी चाहिए। साइज मतलब साइज जो है। ठीक है, इलेक्शन में कौन कौन मेंबर कितना रिप्रेजेंट करेंगे ये सभी को पता है कि लोकल बॉडीज़ कितना रिप्रेजेंट करेंगी? 1/3। लोकल बॉडीज़ 1/3 रिप्रेजेंट करेंगी। जो ग्रेजुएट हैं वो कितना रिप्रेजेंट करेंगे? 1/3 रिप्रेजेंट करेंगे। टीचर कितना रिप्रेजेंट करेंगे? 1/3। सॉरी, जो टीचर्स हैं वो कितना करेंगे? ग्रेजुएट्स कितना करेंगे? 1/12। क्या कहाँ मेरा दिमाग है? ठीक है, और ये कितना करेंगे? 1/12। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो कितना रिप्रेजेंट करेंगे? 1/3। ठीक है, और नॉमिनेशन जो गवर्नर करेंगे वो कितना करेंगे? 1/6 मेंबर का नॉमिनेशन कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो 1/6 मेंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। और जो 5/6 है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो वाला इलेक्शन होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कोई मॉडिफाई कर सकता है? जो ये प्रोसेस चल रही है कि इतने इतने ये होगा, यस, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कौन मॉडिफाई कर सकती है? पार्लियामेंट इस प्रोसेस को मॉडिफाई भी कर सकती है। ध्यान रखना, कौन मॉडिफाई कर सकते हैं? पार्लियामेंट। मैंने बता दिया भाई कितने हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, मैंने थोड़ा उल्टा हो गया था। ठीक है, 1/12 था ये, जो ग्रेजुएट्स और टीचर जितना मतलब उसमें वो करते हैं। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर किस में आता है? आप सभी को पता है पार्ट 6 में आता है। किस में आता है? पार्ट 6 में आता है। 168 से लेकर आर्टिकल 212 तक मेनली इसके आर्टिकल हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट 19, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मेट्रोपॉलिटन कमेटी के बारे में बताना है, प्लानिंग कमेटी के बारे में, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में बताना है।
सबसे पहले है कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर में मेक प्रोविजंस फॉर द कंपोजिशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। स्टेट लेजिस्लेचर भी प्रोविजन बना सकता है इसके कंपोजिशन के लिए, बिल्कुल बना सकता है भाई। सेकेंड है 3/4 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के हैं उनके द्वारा इलेक्टेड होने चाहिए। एंड चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत इन मेट्रोपॉलिटन एरिया फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, और चेयरपर्सन है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के उसके अंदर से होने चाहिए। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में 3/4 नहीं 2/3 मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2/3 मेंबर इलेक्टेड होने चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है चेयरपर्सन ऑफ सच कमेटी शेल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान टू स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट को प्लान बताना पड़ेगा चेयरपर्सन को, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है इसका? सी, ठीक है। 12th शेड्यूल में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में? 12th शेड्यूल में बताया गया है। और कहाँ पे? 243ZE में। कहाँ पे बताया गया है? 243ZE में इसके बारे में मेनली बताया गया है, ठीक है। किस में बताया गया है? 243ZE में बताया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट, ठीक है। मेनली यही था मेट्रोपॉलिटन कमेटी के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया कंप्लीट, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनती कहाँ पे? आप सभी को पता है कि हर एक म्यूनसिपल एरिया में ये कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि 243ZE जो बनाया उसमें बोला गया था कि भाई हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाएगी, ठीक है। और वो कैसी होगी मेट्रोपॉलिटन एरिया में, वो प्लानिंग कमेटी कैसी होगी, ये चीज़ कौन डिटरमाइन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो गया आंसर सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following in which of the following cases the governor can not make an ordinance without instruction from the president। बोल रहे हैं कि किन केसेस में बिना प्रेसिडेंट से पूछे जो हमारे गवर्नर हैं वो ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, ठीक है। कहाँ ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते? बोल रहे हैं कि इफ़ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस would have the sanctions of president for its introduction in the state legislature। Second, if he would have deemed it necessary to reserve a bill containing the same provisions of the consideration of the president। Third, if an act of the state legislature containing the same provisions would have been invalid without receiving the president consent। तो आपको दिख रहा होगा कि भाई पहले में बोल रखा है कि अगर बिल में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको प्रेसिडेंट जिसके इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का जरूरी है सैंक्शन, तो भाई ऐसे बिल को कैसे ऑर्डिनेंस में ला सकता है बिना प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के गवर्नर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर प्रेसिडेंट का उसमें ज़रूरी है तो सैंक्शन ज़रूरी है तो भाई वो तो रखना ही पड़ेगा। सेकंड है अगर नेसेसरी है उस बिल को रिजर्व करना प्रेसिडेंट के लिए तो ये भी ज़रूरी है भाई। अगर प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है कुछ प्रोविजंस उसमें ऐसे हैं जो ज़रूरी है प्रेसिडेंट के लिए देखने। थर्ड है अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का जो एक्ट है जिसमें सेम प्रोविजंस है जो इनवैलिड हैं विदाउट, अगर प्रेसिडेंट का असेंट आप नहीं लोगे तो वो इनवैलिड हो जाएंगे, तो बिल्कुल तब भी प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत पड़ेगी। उसके प्रेसिडेंट के असेंट के बिना जो गवर्नर है वो उसमें भी ऑर्डिनेंस नहीं लेके आ सकते। तो सारी ही स्टेटमेंट इसके बारे में हमारी क्या है? करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में करेक्ट है, ठीक है। गवर्नर के बारे में कहा दिया गया पार्ट 6 में 153 से लेके 167 तक आर्टिकल मेनली हैं जो है हमारे गवर्नर के, ठीक है। गवर्नर ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कब कर सकते हैं? जब जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो सेशन में ना हो, ठीक है। और जब भी स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में आएगा तो जो ऑर्डिनेंस है उसको कितने वीक्स के अंदर? 6 वीक्स के अंदर उसको पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। 6 वीक्स के अंदर उसको पास करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो क्या है? को एग्जिस्टेंस है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें लॉ बना सकती है उसी पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है हमारे गवर्नर की, ठीक है। और किसी भी टाइम पे उस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, याद रखना ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है हमारे गवर्नर की। ये कौन सी पावर है? ये केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम की जो वो है ना एडवाइस, उसी पे मेनली जो ऑर्डिनेंस है वो लाई जा सकती है। आर्टिकल 213 के अकॉर्डिंग लाई जाती है। वैसे किसके अकॉर्डिंग? स्टेट्स में जो लाई जाती है 213 के अकॉर्डिंग, और 123 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमें बताना प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। देख लेते हैं भाई प्रेसिडेंट की पावर्स। सबसे पहले है रिमिशन इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द टाइम पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर। देख लेते हैं
सेकंड बोल रहे हैं कम्यूटेशन का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इनटू लाइटर फॉर्म। तीसरे बोले रिस्पाइट का मतलब होता है लेसर सेंटेंस अवॉइड करना ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में किसी स्पेशल पर्सन को। तो आप सभी को पता होगा ये सारी ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं, ठीक है। रिमिशन का मतलब बिल्कुल होता है रिड्यूस कर देना पीरियड ऑफ सेंटेंस को उसका करेक्टर चेंज किए बिना। कम्यूटेशन का मतलब होता है चेंज कर देना पनिशमेंट को। रिस्पाइट का मतलब होता है लेसर सेंटेंस दे देना जो ओरिजिनल दी गई है उसके रिस्पेक्ट में। तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट हैं, ठीक है। पार्डनिंग की पावर प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आती है? आर्टिकल 72। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 72। वही अगर हम गवर्नर की बात करें आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग। ये प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है। ये कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन इसको एज ए कोर्ट ऑफ अपील की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको कोर्ट ऑफ अपील की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो और दो भी ये तो हो गए तीन, मतलब रिमिशन, कम्यूटेशन, रिस्पाइट। इसके अलावा एक होता है पार्डन, एक होता है पार्डन जिसमें सेंटेंस और कन्विक्शन दोनों ही रिमूव हो जाते हैं और जो कन्विक्ट है वो कम्प्लीटली एब्सॉल्व हो जाता है सारे सेंटेंसेस से, पनिशमेंट से, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट के केस में भी वो पार्डन कर सकते हैं, कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट के उसमें भी वो पार्डन कर सकते हैं। ये पार्डनिंग की पावर प्रेसिडेंट की काफ़ी ज़्यादा वो है, क्या बोलते हैं उसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और होती है रिप्राइव, ठीक है। एक और इसमें आता है रिप्राइव। ये तो तीन चीज़ें, चार चीज़ें होगी। एक होता है रिप्राइव। रिप्राइव में क्या होता है कि सेंटेंस को रोक देना कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, मतलब स्टे लगा देना, स्टे लगा देना एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस पे कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, ताकि उसको समय मिल जाए पार्डन के लिए, कम्यूटेशन के लिए प्रेसिडेंट से, ठीक है। उसका पर्पस मेनली ये होता है, मेनली स्टे लगा देना, जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है उस पर स्टे लगा देना कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, इसको बोलते हैं रिप्राइव, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो जाता है डी, प्रेसिडेंट के बारे में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के बारे में बात करनी है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं? बोल रहे हैं कि उसके लिए, ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में पनिश कर सकते हैं, फ्रीडम अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकते हैं, रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस पे बैन है, और सुप्रीम पार्लियामेंट उनकी जुरिडिक्शन को कटल नहीं कर सकते। बिल्कुल ये सारे ही उसके इंडिपेंडेंस को शो करते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस को शो करते हैं। इसके अलावा उनके इंडिपेंडेंस में क्या होता है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। उनकी सैलरी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अपॉइंटमेंट के बाद आप चेंज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, उनके बाद चेंज नहीं कर सकते। इनकी जो भी चीज़ें हैं वो चार्ज होती हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, ठीक है। और कंडक्ट ऑफ जजेस को, कंडक्ट जो भी जजेस करते हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको डिस्कस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव का आपको पता है जुडिशरी से सेपरेशन है, ये तो आपको पता ही है, आर्टिकल हमारे उसमें भी दिया गया 50 में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें हैं जिससे इंडिपेंडेंस हमारी घोषित होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 24 पे। हमें बताना है गवर्नर अपॉइंट दी जजेस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट। बोल रहे हैं कि स्टेट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बताया, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस का बताया था कैसे अपॉइंटमेंट होता है। बोल रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, सॉरी गवर्नर करते हैं प्रेसिडेंट से पूछ के। कौन करते हैं? गवर्नर। तो आप सभी को पता है कौन करते हैं? हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? बिल्कुल रॉन्ग हो गई। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी वैसे ही रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं जो अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज की, वो गवर्नर करते हैं हाई कोर्ट से कंसल्टेशन लेके। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये क्वेश्चन किया था, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारी सेकंड, हमें करेक्ट ही बतानी है, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? बी, ठीक है। आप सभी को पता है हाई कोर्ट में भी दो टाइप के जजेस होते हैं, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक होते हैं अदर जजेस, ठीक है। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करते हैं? अभी मैंने बताया प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन वो किससे पूछ के करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और किससे पूछेंगे? गवर्नर से पूछेंगे, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे, गवर्नर से पूछेंगे। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले अपना कंसल्ट दे सकते हैं? नहीं। थर्ड जजेस केस में आया था कि भाई, थर्ड जजेस केस कब आया था? 1998 में। ये इसने क्या बोला था थर्ड जजेस केस ने? कि केवल सीजीआई अकेले का ओपिनियन नहीं माना जाएगा जब तक उसमें दो सीनियर मोस्ट जज और नहीं होंगे। तो दो सीनियर मोस्ट जजेस का और भी उनको कंसल्टेशन लेना पड़ता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, सीजेआई और गवर्नर, ये सारे मिलके जो है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। अदर जजेस के अपॉइंटमेंट में क्या आता है? प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, ये तो सभी को पता चल गया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछा जाता है, साथ में गवर्नर से पूछा जाता है, साथ में और किससे पूछा जाएगा, आप सभी को पता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से भी पूछा जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट अपॉइंट हुए अदर जजेस के अपॉइंटमेंट में, इसका भी पूछा जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होगी हमारे क्या हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट की कैसे होता है। क्वालिफाई कौन होते हैं, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। ठीक है, आप सभी को पता है 10 ईयर्स तक इनका जुडिशियल ऑफिस होना चाहिए या फिर 10 ईयर्स तक इन्होंने कहीं एडवोकेसी की होनी चाहिए। तो ये है इनकी क्वालिफिकेशन जिसके कारण जो है हाई कोर्ट में जज आप लग सकते हो। क्या कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया, नो, कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, कोई मिनिमम एज नहीं है कि इतनी एज तो होनी चाहिए। ठीक है, और कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जज लगना है तो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज लग सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई डिस्टिंग्विश जूरिस्ट की नहीं है। मैंने 3 क्वालिफिकेशन बता दी, बस यही है 3 क्वालिफिकेशन जिसके बेस पे आप लग सकते हो। ओथ किसके सामने लेते हैं, ये गवर्नर के सामने, ध्यान रख लेना। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। ओथ किसके सामने लेते हैं, गवर्नर के सामने। टेन्योर फिक्स नहीं होता है, 62 ईयर्स बस बोला गया है, 62 ईयर्स, इनका टेन्योर भी फिक्स नहीं होता है। ध्यान रखना ये सारी चीज़ें जो मैं फालतू की बकवास कर रही हूँ। ठीक है ना, तो ये यही चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो गया हमारा, जो भी हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना सीएम के अपॉइंटमेंट के बारे में, किसके बारे में बताना, सीएम के अपॉइंटमेंट के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्सन को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी हाउस में सीएम बनने से पहले। कैसा है भाई, आप सभी को पता है पहले सीएम बनता है उसके बाद अपनी मेजोरिटी प्रूव करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, बिल्कुल रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकंड है पर्सन हु इज़ नॉट मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एट सीएम। कौन बोल रहा है भाई, अगर मैम चाहे स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर हो चाहे ना हो, सीएम बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उनको अपनी मतलब उनको मेंबर बनना पड़ेगा, ये है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मेंबर नहीं बन सकता। तो पहली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। ना पहली सही है ना दूसरी सही है, क्योंकि पूछा क्या था, सही स्टेटमेंट पूछी थी। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई बाद में उसको प्रूव करनी पड़ती है, 6 महीने के बाद अपॉइंट मतलब किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है, 6 महीने तक वो सीएम रह सकता है बिना किसी हाउस के मेंबर के। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दे रखा कि भाई कैसे सीएम का सिलेक्शन करना है, कैसे उसकी अपॉइंटमेंट करनी है। ठीक है, बस ये दे रखा है कि भाई आर्टिकल 164 में ये दे रखा है कि भाई सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। ठीक है, सीएम का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। टर्म इनकी कितनी होती है, टर्म भी इनकी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, प्लेजर ऑफ गवर्नर के जब तक गवर्नर का प्लेजर रहेगा तब तक ये क्या करेंगे, ऑफिस एंजॉय करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी गवर्नर इनको हटा सकते हैं। जब तक इनकी मेजोरिटी रहेगी हाउस में, जब तक इनको कोई नहीं हटा सकता, जब तक इनका कॉन्फिडेंस मोशन पास होता रहेगा तब तक इनको कोई नहीं हटा सकता। जब मेजोरिटी गई, इनकी सरकार गई। सैलरी कौन डिटरमाइन करता है इनकी, स्टेट लेजिस्लेचर। कौन डिटरमाइन करता है, स्टेट लेजिस्लेचर। सीएम की बात चल रही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सीएम जो है वो स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरपर्सन भी होते हैं, आप सभी को पता है स्टेट प्लानिंग बोर्ड के ये चेयरपर्सन भी होते हैं। जोनल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन होते हैं, जोनल काउंसिल के वाइस चेयरपर्सन की तरह भी ये रोल प्ले करते हैं जब भी जोनल काउंसिल में उनका नंबर आता है। ठीक है, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है या फिर न्यू डेवलपमेंट काउंसिल है ना, ये क्या होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके मेंबर भी होते हैं ये। ठीक है, किस किस के मेंबर होते हैं, एक तो होते हैं ये इंटर स्टेट काउंसिल के, एक इसके। ठीक है, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ भी होते हैं, पॉलिटिकल हेड ऑफ सर्विसेज होते हैं, चीफ पर्सन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी सीएम के बारे में, सीएम साहब के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में बात करनी है, किसके बारे में, कंसल्टेटिव कमेटी। बहुत सारी कमेटी होती हैं भाई, देख लेते हैं कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में। बोल रहे हैं कि दीज कमेटीज प्रोवाइड अ फोरम फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये कमेटी एक ऐसा इनफॉर्मल डिस्कशन का फोरम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे मिनिस्टर एमपी सारे मिलके पॉलिसीज प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के डिबेट कर सकते हैं। ये जो कमेटी है इनको मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सी। ठीक है, मेंबरशिप इनकी क्या होती है, वॉलेंट्री होती है। ठीक है, याद रख लेना, इनकी मेंबरशिप क्या होती है, वॉलेंट्री होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, 30। मिनिमम कितनी हो सकती है, 10। ध्यान रखना, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 30, मिनिमम कितनी हो सकती है, 10। कब बनती है ये कंसल्टेटिव कमेटी कब बनती है, जब लोकसभा बनती है। जब लोकसभा बनती है तभी ये कंसल्टेटिव कमेटी बन जाती है, और जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो ये भी डिसॉल्व हो जाती हैं। ये कोई पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है, ध्यान रखना, ये कोई पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है।
पार्लियामेंट्री कमेटी बनने के लिए आपको पता है ना 4 चीज़ें चाहिए। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी बनने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए। 4 चीज़ों में क्या आता है, सबसे पहले आपका अपॉइंटमेंट या इलेक्शन हाउस करेगा या फिर आपको स्पीकर नॉमिनेट करेंगे, या तो हाउस या फिर स्पीकर, ठीक है, या तो हाउस करेगा या स्पीकर आपको नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आप स्पीकर या चेयरमैन के डायरेक्शन के अंडर काम करोगे। तीसरी चीज़ है, आप जो भी रिपोर्ट्स है आप हाउस को रिप्रेजेंट करोगे या फिर स्पीकर या चेयरमैन को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। आपका एक सेक्रेटरीट होगा, जो लोकसभा में होगे या राज्यसभा में होगे तो आपका क्या होगा, एक सेक्रेटरीट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं तो आप पार्लियामेंट्री कमेटी में आते हो, अगर ये 4 चीज़ें नहीं है तो आप पार्लियामेंट्री कमेटी में नहीं आते हो। ये जो कंसल्टेटिव कमेटी होती है, ये मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं उससे अटैच होती हैं। दोनों हाउसेज से मेंबर होते हैं, इनमें भी क्या होते हैं, दोनों हाउसेज से ही मेंबर होते हैं, ठीक है। और कंसल्टेटिव कमेटी के चेयरमैन को कौन होते हैं, जो भी मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ना, मिनिस्ट्री किसी भी इंचार्ज होते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री के जो इंचार्ज होते हैं, जो मिनिस्टर, वही इसके चेयरपर्सन होते हैं कंसल्टेटिव कमेटी के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 73rd में क्या क्या कंपल्सरी प्रोविजंस है। कंपल्सरी प्रोविजन, जो ये चीज़ तो होनी ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहले है 3 टायर सिस्टम, बिल्कुल 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। ग्राम सभा बनानी चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, बिल्कुल वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए। फाइनेंशियल पावर हमें पंचायत को देनी ही देनी है। देखो ये जो प्रोविजंस है ना, ये कंपल्सरी प्रोविजंस में नहीं है, ये वॉलंटरी प्रोविजंस में है। और एमपी का जो रिप्रेजेंटेशन है लोकल बॉडीज़ में, ये भी वॉलंटरी है। तो ये 2 जो है वो कंपल्सरी प्रोविज़न नहीं है, ये पहले 3 जो है वो कंपल्सरी प्रोविज़न है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए, ठीक है। अदर कंपल्सरी प्रोविजंस में क्या क्या जाते हैं आप सभी को पता है, जैसे कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, जितने भी हैं यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, ठीक है। पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन इनडायरेक्ट इलेक्शन होएगा। 21 मिनिमम ईयर ऑफ एज है कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन। SC/ST का रिजर्वेशन, वुमेन का रिजर्वेशन, 5 ईयर फिक्स टेन्योर, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो बनाना पड़ेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कंपल्सरी प्रोविजन में आते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात करनी है भाई, ठीक है, देख लेते हैं। बोल रहे हैं कि दी काउंसिल ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये एक लेजिस्लेटिव विंग है कॉरपोरेशन की। बोल रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो काउंसिल है वो उसके एक लेजिस्लेटिव विंग है, जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों टाइप के मेंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मेयर जो है वो मेन फंक्शन, उसका मेन फंक्शन है जो भी काउंसिल की मीटिंग है उनके ऊपर प्रिसाइड करना, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं वो CEO होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं कॉरपोरेशन के, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बिल्कुल सही हैं, ठीक है। बिग सिटीज़ में आता है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग सेटअप किया जाता है। 3 मेन बॉडी होती है इसमें, क्या क्या, एक तो होती है काउंसिल, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, और एक होती है म्युनिसिपल जो कमिश्नर होते हैं वो, ठीक है। अब जो काउंसिल होती है ना, उनको हेड कौन करते हैं, अभी बताया, काउंसिल को हेड करने वाले होते हैं मेयर। कौन हेड करते हैं काउंसिल को, मेयर। ये डेलिब्रेटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी होती है। SC/ST वुमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे भी होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, बता दिया हमने। फिर होती है स्टैंडिंग कमेटी, जो मतलब काउंसिल की जो वर्किंग है उसको फैसिलिटेट करवाती है, ऑन फील्ड डिसीजन स्टैंडिंग कमेटी लेती है। फिर होते हैं एक म्युनिसिपल कमिश्नर, जो मेनली डिसीजन जो भी काउंसिल या स्टैंडिंग कमेटी डिसीजन लेंगे उनको जो इम्प्लीमेंट करवाएंगे, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है म्युनिसिपल कमिश्नर। जनरली IAS ऑफिसर होते हैं, और इनको कौन अपॉइंट करते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ध्यान रखना। इनको कौन अपॉइंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में बताना है, स्टेट्स में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं उसके बारे में बताना है। सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनको गवर्नर इस्टेब्लिश करता है हाई कोर्ट से पूछ के, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन लेके। तो याद रखना, फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है हाई कोर्ट से पूछ के, ना कि गवर्नर एस्टेब्लिश करते हैं। कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को। तो पहले स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। दूसरे बोल रहे हैं जो जजेस होते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के वो एड होक बेसिस पे अपॉइंट होते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये एड होक बेसिस पे अपॉइंट होते हैं और इनको सेलेक्ट कौन करता है, हाई कोर्ट करता है।
हाई कोर्ट इनको सिलेक्ट करता है, स्टेट्स के जो हाई कोर्ट होते हैं वो इन जजेस को सिलेक्ट करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं ये भी ऐसा नहीं है कि सारी स्टेट्स में है, फाइनेंशियल रीजन के कारण बहुत सारी स्टेट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, कहीं पे नहीं है। इनिशियली 2000 से 2005 के 5 के बीच में 5 साल के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। किसने, 11th फाइनेंस कमीशन ने भी इनको रिकमेंड किया था कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट एस्टेब्लिश करो ताकि जल्दी से जल्दी केसेस का निपटारा हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Without seeking permission of the house, a member of state legislature can be absent from all the meetings for a period of, बोल रहे हैं कि बिना हाउस की परमिशन लिए एक एमएलए कितने दिन तक, मैक्सिमम कितने दिन तक छुट्टी मार सकता है, ये समझ सकते हो, ठीक है। यही है इसका मीन। तो कितने दिन तक, याद रखना 60 डेज तक। कितने दिन तक छुट्टी मार सकता है, 60 दिन तक, 2 महीने तक बिना हाउस को बताए छुट्टी मार सकता है कोई भी एमएलए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। ये तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना वो सारे आते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, चाहे वो इसके हों पार्लियामेंट के हों और चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर के, सारे इलेक्टेड मेंबर्स के इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं प्रेसिडेंट के। पहली बात, नॉमिनेटेड मेंबर अभी मैंने बताया बिल्कुल भी नहीं आते नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर असेंबली के बिल्कुल आते हैं, इलेक्टेड मेंबर असेंबली के यूटी के हैं वो भी आते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। बता दिया मैंने। किस में आता है ये, पार्ट 5 में आता है इलेक्टोरल कॉलेज, और 52 से लेके 78 तक आर्टिकल्स में आता है प्रेसिडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है स्पेशल कंडीशंस के बारे में, किन स्पेशल कंडीशन में जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकते हैं। मतलब कब ऐसा होगा, जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी स्टेट के लिए, ठीक है। बोल रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जब होगा, जब राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि नेशनल इंटरेस्ट में आपको कोई किसी स्टेट के लिए लॉ पास करना है, ठीक है, तो आप पास कर सकते हो। तो क्या, बिल्कुल सही है भाई, आप पास कर सकते हो अगर राज्यसभा पास कर देती है तो। सेकंड, जब 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को, रिक्वेस्ट खुद ही कर रही है तो पार्लियामेंट को बनाना पड़ेगा। अगर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट इंप्लीमेंट करना तब भी बनाना पड़ेगा। यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज़ बीन इंप्लीमेंटेड ड्यू टू स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। तो भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो ये थोड़ी ना है कि वहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बनाने लग जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आता है, डी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आता है, डी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जितने भी डाउट डिस्प्यूट्स इलेक्शन से रिलेटेड प्रेसिडेंट के उसमें होते हैं वो कहाँ डिसाइड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनको डिसाइड करता है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। और कभी भी इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है। इसके बेसिस पे कभी भी जो है इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर देता है तो जितने भी एक्ट करे हैं प्रेसिडेंट ने, जितने भी एक्ट करे हैं प्रेसिडेंट में ने वो वॉइड घोषित नहीं होंगे, वो फोर्स में ही रहेंगे। मान लो कि प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, मान लो कि इलेक्टोरल कॉलेज के कारण सबसे पहले तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता इलेक्टोरल कॉलेज ने। मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इलेक्शन को वॉइड घोषित कर दिया, 1 महीने बाद घोषित कर दिया, तो 1 महीने तक जो प्रेसिडेंट काम करेगा उन कामों को इन वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा, वो फोर्स में ही रहेंगे। बेशक प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड घोषित कर दिया जाए, ये बताना चाह रहे हैं मेन, इसमें ध्यान रखना, जो मैं बात बताना चाह रही हूँ ना वो समझ जाना, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट में देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 31 भी हो गया, 2 भी हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। हमें बताना है किसके बारे में, गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में। थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 213 में है मेनली गवर्नर की। देख लेते हैं भाई इसकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में। बोल रहे हैं कि ये को एक्सटेंसिव है स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव पावर के साथ। आज ही बताया था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, आज ही बताया था, ये भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। एन ऑर्डिनेंस इज टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द, बोल रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जो है वो 6 महीने के बाद ऑपरेट करना बंद कर देगी, ठीक है। अगर स्टेट असेंबली के उसके बाद, तो याद रखना 6 वीक्स के बाद ही कर देगी, 6 महीने नहीं, ये 6 वीक्स आता है, ठीक है। एंड ऑर्डिनेंस इज टू ऑपरेट ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने 6 वीक्स के अंडर उस ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो फिर वो बर्बाद चली जाएगी,
ठीक है, ये बात बोलना चाह रहे हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बतानी है क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हमने कर ली थी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल 263 के बारे में बताना है कि ऑन द रिकमेंडेशन, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप किया गया था। आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग किसने रिकमेंडेशन दी थी, किस बेवकूफ़ ने रिकमेंडेशन दी थी, वो दी थी सरकारिया कमीशन ने। ठीक है, किसने दी थी, सरकारिया कमीशन रिकमेंडेशन दी थी कि भी एक इंटर स्टेट परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल सेटअप करनी चाहिए आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसने रिपोर्ट कब ली थी, सरकारिया कमीशन ने 1987 में। बहुत सारी रिकमेंडेशन थी वैसे सरकारी कमीशन की, 247 रिकमेंडेशन थी। ठीक है, बहुत सारी थी, उसको छोड़ो आप। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बताया था। इंटर स्टेट काउंसिल किसके लिए, ताकि स्टेट्स के बीच में और सेंटर और स्टेट्स के बीच में ताकि कोऑर्डिनेशन रहा रहे, इसलिए इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। इंटर स्टेट काउंसिल को कौन एस्टेब्लिश कर सकता है, प्रेसिडेंट। कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, जब भी वो चाहें। ठीक है, प्रेसिडेंट डिफाइन करेंगे कि उनका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या होगा जो भी इंटर स्टेट काउंसिल बनेगी। ठीक है, और पहली हमारी इंटर स्टेट काउंसिल कब बनी थी, आप सभी को पता है 1990 में बनी थी। कब बनी थी, 1990 में बनी थी। मेंबर कौन कौन होते हैं, चेयरपर्सन इसके कौन होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयरपर्सन होते हैं। सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स इसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो यूटीज़ के जो सीएम होंगे वो भी इनके मतलब वो होंगे, मेंबर होंगे। ठीक है, यूटीज़ जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो इनके मेंबर होंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे गवर्नर इस इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होंगे वहाँ से। और 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो इसके मेंबर होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, किसके, इंटर स्टेट काउंसिल के। ठीक है, तो ये सारे मेंबर्स होते हैं। तो इनकी मीटिंग लगभग कितने बार होती है, इनकी मीटिंग याद रखना एटलीस्ट 3 बार होती है साल में। कितनी, 3 बार, एटलीस्ट 3 बार साल में इनकी मीटिंग होती है। मीटिंग इन कैमरा होती है, ध्यान रखना। मीटिंग क्या होती है, इन कैमरा होती है। और जितने भी डिसीजन है वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। ठीक है, कंसेंसस से लिए जाते हैं इसमें डिसीजन। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये जो काउंसिल होती है उसकी मीटिंग कैसे होती है। ठीक है, काउंसिल के मेंबर्स के बारे में बात कर ली हमने, काउंसिल की मीटिंग्स के बारे में बात कर ली। अब क्या काउंसिल के नीचे और भी कुछ होता है, यस, काउंसिल के एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल भी होती है। ये कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1996 में सबसे पहले एस्टेब्लिश की गई थी, ताकि कंटिन्यूस कंसल्टेशन और जो भी है मैटर्स का प्रोसेसिंग हो उसके काउंसिल के कंसिडरेशन के लिए। इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, स्टैंडिंग कमेटी के यूनियन होम मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं, याद रखना, होम मिनिस्टर्स के चेयरपर्सन होते हैं। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और 9 सीएम होते हैं, 9 सीएम इसके मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना, स्टैंडिंग कमेटी के। इसके अलावा इनका क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटी के अलावा, चलो एक तो होगी काउंसिल, एक होती है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल, और एक होती है सेक्रेटरीट, इंटर स्टेट काउंसिल का सेक्रेटरीट। ठीक है, ये कब एस्टेब्लिश की गई थी बॉडी, 1991 में। ठीक है, 1991 में एस्टेब्लिश की गई थी। इनको कौन हेड करते हैं, सेक्रेटरीट को सेक्रेटरी हेड करेंगे। ठीक है, तो सेक्रेटरी हेड करते हैं। 2011 से ये जो है मतलब जो 2011 से जोनल काउंसिल के सेक्रेटरीट के रूप में भी मेनली ये काम कर रही है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है ना वो एज अ जोनल काउंसिल के सेक्रेटरीट की तरह भी काम कर रहा है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसके नीचे क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है। वो कब एस्टेब्लिश की गई थी और उसका एक सेक्रेटरीट भी होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। बिल्कुल कचरा कर दिया क्वेश्चन का तो मैंने, फिर भी चलो। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा आंसर हो गया सी, दिख भी नहीं रहा है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, अच्छे से लिखेंगे अब की बार। ठीक है, चौधरी रहमत अली के बारे में बात करनी है। सबसे पहले ही इज़ क्रेडिटेड विद कॉइनिंग द टर्म पाकिस्तान, बोल रहे हैं कि इनको ये किया जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान टर्म दी थी। तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी बिल्कुल सही है, इन्होंने पाकिस्तान, इनको क्रेडिट किया जाता है इन्होंने पाकिस्तान टर्म दी थी। सेकेंड है, मुस्लिम लीग लाहौर सेशन ऑफ 1940 ने एडवोकेट किया था नए पाकिस्तान के क्रिएशन का आइडिया। तो याद रखना वहाँ पे पाकिस्तान मेंशन था ही नहीं। 1940 का जो लाहौर सेशन था वहाँ पे पाकिस्तान मेंशन नहीं किया गया था। नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वाले जो हैं उनको सोवरेन और ऑटोनोमस बना दो, ये जरूर बोला गया था, लेकिन पाकिस्तान के बारे में एज मतलब कॉइन ये टर्म नहीं आई थी। तो ये स्टेटमेंट क्या होती है, रॉन्ग। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, पता ही होनी चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम सभा के बारे में बतानी है। ये एक विलेज असेंबली होती है जिसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं किसी भी एरिया के वो आते हैं। तो याद रखना इसमें जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं वो नहीं आते, रजिस्टर्ड वोटर्स आते हैं। एलिजिबल वोटर्स नहीं, रजिस्टर्ड वोटर, जो रजिस्टर हो सकते हैं वो आते हैं।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी फर्स्ट। सेकंड, ये पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और परफॉर्म कर सकते हैं फंक्शंस विलेज लेवल पे एज जो भी स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा। तो आप सभी को पता है भाई स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करता है ग्राम सभा की पावर्स को। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है बी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आप सभी को पता है ग्राम सभा किसके अकॉर्डिंग बनी है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है। 243 से 243 ओ के बीच में इसमें आर्टिकल्स हैं। डीपीएसपी में भी इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 40 में कि हमें विलेज पंचायत को एस्टेब्लिश करना है। इलेक्शन कौन करवाता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। अगर पंचायत एक्सपायरेशन से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो जो नेक्स्ट जो पंचायत बनेगी वो कितने पीरियड तक रहेगी, पूरे 5 साल तक या रिमेनिंग पीरियड तक, ओनली रिमेनिंग पीरियड तक रहती है, ये चीज़ ध्यान रखना, ओनली रिमेनिंग पीरियड तक उसका इलेक्शन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। ट्रांसक्रिप्टोम के बारे में बताना है कि ट्रांसक्रिप्टोम जो है ना, ये कंप्लीट सेट ऑफ ऑल आरएनए मॉलिक्यूल है किसी भी सेल में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए से लेता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है जो सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई बिल्कुल सही है। तो जितना भी एंटायर आरएनए का लैंडस्केप होता है उसी को ट्रांसक्रिप्टोम बोलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है पैगाटोम्स के बारे में। किसके बारे में, पैगाटोम्स के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं जो पैगाटोम्स हैं ये ब्यूटीफुल ब्लेंड है आसफ जा और राजपुताना स्टाइल आर्किटेक्चर के। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है भाई, आसफ जा और राजपुताना स्टाइल के ब्यूटीफुल ब्लेंड है। ये हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स के थे इन प्रिंसली स्टेट्स ऑफ हैदराबाद। बिल्कुल क्या थे, पैगाज हाईएस्ट रैंकिंग नोबल्स थे हैदराबाद के प्रिंसली स्टेट में, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरे तीसरे बोल रहे हैं ये रेड मार्बल्स में बने हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ये किस में बने हुए, वाइट मार्बल्स में बने हुए हैं। ठीक है, किस में बने हुए हैं, वाइट मार्बल्स में बने हुए हैं। और दे कैप्टिवेट विजिटर्स विद इंट्रिक्टली डिजाइन इंटीरियर। बिल्कुल इंट्रिक्टली डिजाइन इंटीरियर से ये लुभाते तो हैं विजिटर्स को, लेकिन ये वाइट मार्बल में बने हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारी केवल फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। पैगा क्या थे, पैगा जिन्होंने निजाम्स जो होते थे ना, हैदराबाद में निजाम्स होते थे, निजाम की बेटियों से जो शादी करते थे उनको पैगा बोलते थे। ठीक है, ये समझ में आया कि हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे, माना जाता था भाई निजाम की फैमिली के ही ऐसा माना जाता था। ठीक है, और ये अपनी प्राइवेट आर्मी भी रख सकते थे। ये ओनली नोबल फैमिली से थे जो परमिटेड थे सुल्तान्स के द्वारा, जो अपनी प्राइवेट आर्मी भी रख सकते थे। ध्यान रखना पैगाज के बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमें बताना है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली जेनेटिकली इंजीनियर्ड चेस्टनट ट्री को रिस्टोर किया है फॉरेस्ट में। कौन सी कंट्री है भाई जिसने चेस्टनट ट्री को किया है, तो याद रखना कौन सी कंट्री है वो है यूएसए। कौन सी है, यूएसए। नाम क्या है उस चेस्टनट जेनेटिकली इंजीनियर्ड चेस्टनट ट्री का नाम क्या है, डार्लिंग 58। क्या है उसका नाम, डार्लिंग 58। ठीक है, कुछ आ जाए तो ध्यान रखना, डार्लिंग 58 है चेस्टनट ट्री का नाम जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है चेस्टनट ट्री। ठीक है, ये ब्लाइट के अटैक को भी सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ब्लाइट के अटैक को भी ये सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताना है भाई, आपको पता ही होगा, इतना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हैं सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं, जो हाई कोर्ट हैं वो इशू रिट कर सकते हैं अदर लीगल राइट्स के लिए भी। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट को इशू कर सकता है, लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं वो अदर लीगल राइट्स के लिए भी कर सकते हैं, आप सभी को पता है। रिट ज्यूरिडिक्शन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप सभी को पता है, क्योंकि वो आर्टिकल 32 में आती है और आर्टिकल 32 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है सी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग रिट इशू करता है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, जो हाई कोर्ट है वो किसके अंडर करता है, 226 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2-3 चीज़ें ध्यान रखना इसमें। क्या जो रिट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट की है ना वो एक्सक्लूसिव नहीं है, कनकरेंट है। ठीक है, रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ जो हाई कोर्ट है वो क्या नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब केवल रिट जो है वो हाई कोर्ट इशू नहीं कर सकते, वो क्या कनकरेंट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इशू कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, जो रिट ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट की वो एक्सक्लूसिव नहीं है, कनकरेंट है। ठीक है, दूसरी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट जो रिट ज्यूरिडिक्शन बनी वो कब बनी, चंद्र कुमार केस, आपने सुना होगा चंद्र कुमार केस 1997 का, उसमें बनी थी। ठीक है, कहाँ से हमने बोरो किया रिट ज्यूरिडिक्शन वाला पार्ट, हमने इंग्लिश लॉ से। कहाँ से हमने बोरो किया है, ये इंग्लिश लॉ से हमने बोरो किया है। सुप्रीम कोर्ट की जो रिट ज्यूरिडिक्शन है वो नैरोअर है देन हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन के, ध्यान रखना नैरो है। नैरो क्यों है, क्योंकि
जो केवल सुप्रीम कोर्ट की जो है वो नैरो है हाई कोर्ट से। क्यों है? क्योंकि जो हाई कोर्ट है वो अदर रीजन्स के लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए तो कर सकते हैं रिट इशू, लेकिन अदर लीगल राइट्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो ज़्यादा होती है हाई कोर्ट से। क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑल इंडिया में जितनी भी इंडिया की टेरिटरी है कहीं से भी केस हो उन्हीं को सुन सकते हैं, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो केवल स्टेट की टेरिटरी में जो भी होंगे वो सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जुरिडिक्शन देने से मना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जुरिडिक्शन देने से मना नहीं कर सकते क्योंकि ये एज ए फंडामेंटल राइट का पार्ट है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो रिट जुरिडिक्शन देने से मना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? उनका डिस्क्रिशनरी राइट है। ये क्या है? उनका डिस्क्रिशनरी राइट है, ये उनका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा आंसर हो गया क्या? सी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्टिकल 161 के बारे में बताना है। बोल रहे हैं पार्डनिंग पावर। अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, अब हम देख रहे हैं पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के बारे में। बोल रहे हैं ये डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था डेथ सेंटेंस को केवल एक ही बंदा इस कंट्री में पार्डन कर सकता है, वो है प्रेसिडेंट, ना कि गवर्नर। कभी नहीं कर सकते। बोल रहे हैं ये किसी को पार्डन कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को अगर उसने कोई ऑफेंस किया हो अगेंस्ट एनी पर्सन रिलेटेड टू मैटर इन्वेस्ट। बिल्कुल, अगर कहीं पे स्टेट की पावर है तो वो पार्डन ग्रांट कर सकते हैं गवर्नर, लेकिन डेथ को पार्डन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? बी। ठीक है, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन ये सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? पार्डन नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं और कम्यूट कर सकते हैं। सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते? पार्डन नहीं कर सकते डेथ सेंटेंस को। ठीक है, इसके अलावा कोर्ट मार्शल या मिलिट्री कोर्ट के रिस्पेक्ट में अगर कोई पनिशमेंट है, तो अगर मिलिट्री कोर्ट या फिर कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई सेंटेंस है तो ना तो उसको ये पार्डन कर सकते हैं, ना रिप्राइव कर सकते हैं, ना रिस्पाइस कर सकते हैं, ना सस्पेंशन कर सकते हैं, ना रिमिशन कर सकते हैं, ना कम्यूटेशन कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो गया हमारा बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में। सबसे पहले कोई भी पर्सन जो 10 साल तक जिसने एडवोकेसी की हो हाई कोर्ट में, वो जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो आप सभी को पता है, बिल्कुल भाई बन सकता है अगर किसने 10 साल तक एडवोकेसी की हो। सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टेन्योर फिक्स नहीं किया है, एज वेल एज मिनिमम एज भी फिक्स नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। बिल्कुल भाई कोई भी फिक्स नहीं है। ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहने चाहिए। अगर उन्होंने हाई कोर्ट में जज की है, एडवोकेसी की है उन्होंने, तो फिर 10 इयर्स तक की एडवोकेसी होनी चाहिए, या फिर वो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। 4 क्वालिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। ठीक है, तो ये पहली तो हो ही गई। कोई मिनिमम एज का क्राइटेरिया है ही नहीं, कोई टेन्योर का क्राइटेरिया है ही नहीं। ठीक है, केवल बस लिख रखा है कि भाई 65 ईयर्स तक आप ऑफिस होल्ड कर सकते हो। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिजाइन आप कर सकते हो जब आपको छोड़ना हो ऑफिस, और पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन में प्रेसिडेंट इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ है बस सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, तो जजेस के बारे में तो क्वेश्चन नंबर 42 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल के बारे में बताना है। सबसे पहले है ये एक अनमैन्ड डिमॉन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है जिसको रैमजेट इंजन से पावर्ड है। याद रखना ये स्क्रैमजेट इंजन से पावर है, ना कि रैमजेट से। ठीक है, ये स्क्रैमजेट्स इंजन से पावर्ड है, ना कि रैमजेट से। तो पहली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। दूसरा है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ करता है प्रोपल्शन के लिए। ये स्टेटमेंट सही है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का ये यूज़ करता है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, DRDO ने इसको वो किया है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। सबसे पहले जो है ये कितने भी बार जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। सभी को पता है भाई कितने भी बार लड़ सकते हैं। ही इज़ इंटाइटल्ड टू सच इमोलमेंट्स एंड प्रिविलेजेस जिनको कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करेगा। तो इनकी जो इमोलमेंट्स वगैरह हैं इनको कौन डिटरमाइन करेगी? पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। कौन डिटरमाइन करेगी? पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। कौन डिटरमाइन करेगी? पार्लियामेंट। ठीक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है इनके पास क्वालिफाइड और पॉकेट विटो दोनों ही हैं। आप सभी को पता होगा
क्वालिफाइड विटो इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। क्वालिफाइड विटो होती है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, इनके पास क्वालिफाइड विटो नहीं है, पॉकेट विटो तो है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या करेक्ट है। ठीक है, अब विट्टो के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्या, सबसे पहले 3 टाइप की विट्टो होती है, एक एब्सोल्यूट विट्टो, एक होती है सस्पेंसिव विट्टो, एक पॉकेट विट्टो, जो हमारे प्रेसिडेंट के पास है। हमारे प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड विट्टो नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट विट्टो है। एब्सोल्यूट विट्टो का मतलब होता है, एब्सोल्यूट विट्टो का मतलब होता है किसी भी विद होल्ड कर लेना, असेंट ऑफ द बिल को, जो भी लेजिस्लेशन ने पास किया है उसको विद होल्ड कर लेना, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट विटो, विद होल्ड कर लेना। ठीक है, सस्पेंसिव विटो क्या होती है, सस्पेंसिव विटो क्या होती है, सबसे पहले मनी बिल्स में जो ये सस्पेक्टिव विटो है, ये सस्पेंसिव विटो है, ये काम नहीं करती। पहली भी ध्यान रखना, मनी बिल में ये काम नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, मतलब मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता प्रेसिडेंट, इसलिए सस्पेंसिव विटो काम नहीं करती है। सस्पेंसिव विटो का मतलब है अगर मान लो कि लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास करके प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट ने उसको वापस भेज दिया, जब प्रेसिडेंट उसको वापस भेजेंगे तो अगर हमारी पार्लियामेंट ने उसको सिंपल मेजोरिटी से भी पास करके वापस भेज दिया ना, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भी, तो वो उनको पार करके देनी पड़ेगी, उनको ओवरराइड कर सकते हैं, कैन बी ओवरराइडिंग बाय लेजिस्लेचर, वो होती है सस्पेंसिव विटो। ठीक है, लेजिस्लेचर उसको उनको ओवरराइड कर सकता है सिंपल मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से। एक होती है पॉकेट विटो, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे प्रेसिडेंट, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक किसी बिल को एक्सटेंड करके रख दिया। ठीक है, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं है, उनके पास पॉकेट विटो नहीं होती है। वो केवल और केवल किसी भी बिल को केवल 10 दिन तक पॉकेट विटो करके रख सकते हैं, 10 दिन के बाद उनको वो बिल रिटर्न करके देना पड़ेगा। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या है, पॉकेट विटो है, वो इनफाइनाइट टाइम तक जो है अपने जेब में पॉकेट विटो कर सकते हैं, किसी भी बिल को जेब में रख सकते हैं, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो आपको सब पता चल गया ये सारी चीज़ें। तो कौन कौन सी विटो होती है, क्वालिफाइड विटो हमारे पास है नहीं, वो किसके पास होती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास होती है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। क्वालिफाइड विटो का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड विटो का मतलब है कि भाई जो लेजिस्लेचर है ना, उसको सिंपल मेजोरिटी से नहीं, उसको हायर मेजोरिटी से वो बिल दोबारा पास करके देना पड़ेगा अगर प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न कर दिया है, तो वो चीज़ है। लेकिन हमारे में केवल सिंपल मेजोरिटी से पास करके देना पड़ेगा, वो होती है सस्पेंसिव विटो। तो क्वेश्चन नंबर 44 आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। फायर एड इनिशिएटिव के बारे में बताना है, किसके बारे में, फायर एड इनिशिएटिव के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट एम्स एट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इफेक्टिवली मैनेज वाइल्ड फायर। बोल रहे हैं कि ये इसका मेन एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करना वाइल्ड फायर को रोकने के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, बिल्कुल सही है, यही है। सेकंड है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको लॉन्च किया, तो बिल्कुल इन्होंने लॉन्च किया, कब किया, 2022 में ही लॉन्च किया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2022 में फायर एड इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा वाइल्ड फायर को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, सी। अब इसमें ज़्यादा बताने की कोई कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है सीएम्स के बारे में, स्टेट के सीएम के बारे में बताना है, वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले वो गवर्नर को एडवाइस करते हैं सॉलिसिटर जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए। सबसे पहले तो भाई देखो, ये बोल रहे हैं कि क्या ही बताएं, एडवोकेट जनरल के अपॉइंटमेंट के लिए वो मेनली एडवाइस करते हैं, ना कि सॉलिसिटर जनरल के लिए। सॉलिसिटर जनरल का जो अपॉइंटमेंट है वो तो भाई वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये एडवोकेट जनरल के लिए करते हैं, ना कि सॉलिसिटर जनरल के लिए। बोले इंटर स्टेट काउंसिल को ये हेड करते हैं। आप सभी को पता है इंटर स्टेट काउंसिल आज ही पढ़ा है, उनको हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। ये तो उसके केवल मेंबर होते हैं, तो इसको हेड भी नहीं करते हैं। ये स्टेट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन होते हैं, ये हमने पहले ही कर लिया था। तो केवल थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, और सारी चीज़ें हम कर चुके हैं इसके बारे में, तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है पंचायत के बारे में कौन सी कमेटी कब बैठी थी। ठीक है, कौन सी कमेटी कब बैठी थी, आप सभी को पता होगा भाई कौन सी कमेटी कब बैठी थी। ठीक है, तो सबसे पहले बैठी है हमारी अशोक मेहता कमेटी, 1977 में बैठी थी। फिर हमारी GV.K. राव कमेटी बैठी, 1985 में बैठी। फिर हमारी सिंघवी कमेटी बैठी, जो बैठी 1986 में बैठी। फिर हमारी थुंगटोन कमेटी बैठी है 1988 में बैठी। ठीक है, तो ये 1 2 4 3 ये कमेटी बैठी हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, बैड HG
LTG, ठीक है। इसको कैसे भी करके आप इसको याद कर लो, ठीक है। ये सारी कमेटी हमारी बैठी हैं पंचायती राज के लिए। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, फिर है हमारी ये दंता वाला कमेटी, फिर है हनुमंथा राव कमेटी, GVK राव कमेटी, फिर ये सिंघवी कमेटी, थुंगटोन कमेटी और गैडगिल कमेटी, ठीक है। ये सारी सीक्वेंस में है, ईयर वाइज सीक्वेंस इसका है, ऐसे ध्यान रखना। तो ये ऐसे आप इसका सीक्वेंस याद करो, बेड हग लोगे तो गिर जाओगे, कुछ ऐसा, कुछ भी याद कर सकते हो, ठीक है। बेड हग लोगे तो गिर जाओगे, कुछ ऐसा याद कर लो कि पंचायती राज में ये सारी कमेटीज बैठी हुई हैं, ठीक है। ईयर वाइज ये इसका सीक्वेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 47 ये हो गया कंप्लीट। एक और चीज़ है ना, थोड़ा सा ये देखो, जो मैं प्रेसिडेंट के बारे में बता रही थी, प्रेसिडेंट के बारे में मैं बता रही थी किस पार्ट में आते हैं, पार्ट 5 में आते हैं। आर्टिकल 52 से लेके 78 तक इनके आर्टिकल हैं, ठीक है। किसका पार्ट है? यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में कोई विटो पावर है प्रेसिडेंट के पास? बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, प्रेसिडेंट के पास कोई भी विटो पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में। मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, विटो पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास कई चीज़ें बता रही। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में हमारे प्रेसिडेंट के पास कोई विटो नहीं है, कोई विटो पावर नहीं है। ये कब बताया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में बताया गया था, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में बोला गया था कि हमारे प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिस्पेक्ट में कोई पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इसीलिए प्रेसिडेंट को ओब्लिगेटरी है कि उनको अपना असेंट देना ही पड़ेगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, ठीक है। दूसरी चीज़, मनी बिल के रिस्पेक्ट में हमारे प्रेसिडेंट के पास सस्पेंसिव विटो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मनी बिल को कभी रिटर्न नहीं कर सकते हैं, वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताई हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये मैं भूल गई थी, ठीक है। ये एक पॉइंट बताना। तो क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया, 44 भी हो गया, आ गए 48 पे। हमें बताना है कौन सी चीज़ सही नहीं है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, गलत बतानी है कौन चीज़ सही नहीं है, और सारी सही है, एक चीज़ सही नहीं है। सबसे पहले है इस स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या है यार, क्या बताना है? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। बिल्कुल स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नर होंगे। ये इलेक्टोरल रोल बनाएंगे पंचायत का, बिल्कुल बनाएंगे। कंडीशन ऑफ सर्विस जो है वो उनके अपॉइंटमेंट के बाद वेरी नहीं की जा सकती, बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ये बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सुपरविजन के अंडर काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई, किसी के सुपरविजन के अंडर काम नहीं करते। इंडिपेंडेंट ऑफिस होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, किसी के सुपरविजन के अंडर काम नहीं करते हैं। कैसे अपॉइंटमेंट होती है? 243 के अंडर इनकी अपॉइंटमेंट होती है। रिमूवल स्टेटस, सैलरी वगैरह इनकी सारी किसके अकॉर्डिंग होती है? हाई कोर्ट जज के इक्वल होती हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं कि भाई इसके बारे में नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के को जो मतलब में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको एक सिलेक्टिव कमेटी रिकमेंड करती है। कौन कौन सी? एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मेनली वो बोल रहे हैं क्या कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्टिव कमेटी से हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डिबेट चल रही है, ध्यान से देख लेना, जब फाइनल डिसीजन आएगा देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा आंसर हो गया डी। आ जाते हैं, क्योंकि डी गलत ही पूछा था, गलत आंसर तो हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में बताना है, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं पंचायत एट एवरी लेवल इज प्रोवाइडेड विद 5 ईयर टर्म ऑफ ऑफिस। बोल रहे हैं कि हर जो पंचायत है वो उनका 5 साल का टर्म होता है, सभी को पता है अभी 5 साल का टर्म होता है। दूसरी है फ्रेश इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड एवरी टाइम में पंचायत इज प्रीमेच्योरली डिसॉल्व। बोल रहे हैं जब भी कभी भी प्रीमेच्योरली डिसॉल्व होगी तो एक फ्रेश इलेक्शन करवाया जाएगा। आप सभी को पता है इलेक्शन तभी करवाया जाएगा जब 6 महीने से ज़्यादा का टाइम हो। अगर 6 ही महीने बचे हैं नेक्स्ट इलेक्शन को तो फिर कोई इलेक्शन वहाँ पे नहीं करवाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जब भी टूट जाएगी तभी प्रीमेच्योरली इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। केवल 6 महीने से ज़्यादा का टाइम होगा तभी है। अगर 6 महीने ही बचे इलेक्शन को नेक्स्ट इलेक्शन को तो फिर कोई इलेक्शन वहाँ पे नहीं करवाया जाएगा। थर्ड है ए पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन डज नॉट एंजॉय द फुल पीरियड ऑफ 5 ईयर। अभी बताया थोड़ी देर पहले, अगर कोई पंचायत प्री मैच्योर उसका डिसोल्यूशन हो जाता है तो वो फुल 5 ईयर के लिए नहीं अपनी पावर एंजॉय करती, जितना रिमेनिंग पीरियड होगा उसी के लिए वो पंचायत रहेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। अब इसके बारे में मैं और ज़्यादा क्या बताऊं, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप सभी को पता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के। ए बिल
पास्ड बाई बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट असेंट। बिल्कुल, अगर वो इंटीग्रल पार्ट है तभी तो ऐसा है कि दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के बिल को पास कर देते, तब भी वो लॉ, तब तक लॉ नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट का असेंट ना हो। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हमें बताना है ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं भाई, और रीज़न भी है, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। तो इसी नोट पे आज के हमारे जो टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी जल्दी अब जो है विज़न की टेस्ट सीरीज़ वो कंप्लीट करवा दी जाएगी आपकी। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। अपने जो भी स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। 35 प्लस आपके होने ही चाहिए। अगर आपके 35 से कम भी सही हुए हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो आपको रेलेवेंट कंपटीशन का पता चलता रहे कि और बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।